हेलो विद्यार्थियों, आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं क्लास की जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू कर रखा है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं, जिसमें अंतिम वीडियो था पाचन। तो हम लोगों ने पाचन क्या होता है, कहाँ पर होता है और कैसे कैसे होता है, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है श्वसन, रेस्पाइरेशन। तो हम आज समझेंगे कि वास्तव में श्वसन क्या होता है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि श्वसन का मतलब ये होता है कि हमने सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। सांस लेना और सांस छोड़ देना यह श्वसन नहीं होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, इसे बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। वास्तव में श्वसन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। जैसे आपने भोजन का पाचन किया तो भोजन के पाचन के पश्चात छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हुआ और वो पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। लेकिन उस ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो वास्तव में पाचन का मतलब, यदि ग्लूकोज C6H12O6 के साथ यदि ऑक्सीजन की अभिक्रिया की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा, ये है अपना ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें मिलेगा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O और प्लस 38 ATP। ये ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक ऊर्जा का स्वरूप है, फॉर्म है, रूप है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना ही श्वसन कहलाता है। अब हम इसको परिभाषित करना चाहें तो परिभाषित कर सकते हैं। जीवों में श्वसन को परिभाषित करें तो ऐसे कर सकते हैं कि जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का, भोजन मतलब ग्लूकोज, भोजन मतलब ग्लूकोज, यानी भोजन का जैविक ऑक्सीकरण, जैविक ऑक्सीकरण, जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यानी जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जो जैविक ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में होता क्या है उसको भी हम लगे हाथ समझ लें। ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट PO4, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट में टूटता है। यानी जो ग्लूकोज में उपस्थित ऊर्जा होता है वह उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट में टूट जाता है, जिसे हम लोग IP से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं, IP से प्रदर्शित करते हैं। अब होता क्या है कि
इसके जो ग्लूकोज के अंदर ऊर्जा बंधित होती है फास्फेट के रूप में, वह उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट में टूटता है, यानी जो है यह एडिनोसिन डाइफास्फेट एडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब होता क्या, इसका फुल फॉर्म होता है एडीपी का, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक ऊर्जा का फॉर्म है, रूप है। अब इसमें यानी उच्च ऊर्जा वाला जो फॉस्फेट है यानी आईपी, जिससे हम लोग आईपी से प्रदर्शित करते हैं, ये जुटेगा, यानी यहाँ ऊर्जा प्लस होगी, और जैसे ही एडीपी में आईपी प्लस होगी तो वह फॉर्म बनेगी एटीपी की। क्या बन जाएगा? एडीपी की, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। अब इस रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी और हमारा शरीर इस रूप में ऊर्जा को उपयोग करेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से ऊर्जा आपकी खत्म होगी, जैसे ही आपके इसके अंदर से आपकी ऊर्जा खत्म होगी, यानी इसके अंदर से ऊर्जा यदि माइनस हो गई, खत्म हो गई, तो यह पुनः एडीपी प्लस आईपी में टूट जाता है। तो इस रूप में यानी ग्लूकोज का सबसे पहले ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण के वजह से ग्लूकोज में जो ऊर्जा संचित होती है, वह ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट में टूटती है। अब इसको हम P4, यहाँ पर IP, यानी इसको हम लोग IP से प्रदर्शित करेंगे, और ये IP जो है ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जुड़ता है और प्लस ऊर्जा के रूप में, और वह निर्माण करता है किसका? ATP का। और इस फॉर्म में हमारा शरीर ऊर्जा को अवशोषित करता है या ऊर्जा को ग्रहण करता है। यह क्रिया बहुत धीमी धीमी गति से होती है, यानी पूरे दिन होती रहती है, जिसके वजह से हमें सुबह में भोजन करने के बाद भी धीमे धीमे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो अब हम देखेंगे कि श्वसन का असली तात्पर्य क्या है, असली मतलब क्या है। ये हम समझ गए कि श्वसन का मतलब क्या होता है या तात्पर्य क्या है। जो रेस्पिरेशन है यह दो टाइप्स का होता है, दो तरह का होता है। रेस्पिरेशन का असली मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि वास्तव में श्वसन क्या होता है, श्वसन से क्या तात्पर्य है। अब हम देखेंगे कि यह जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनाएरोबिक। यानी एरोबिक का मतलब होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, और इसे बोलते हैं अनऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक जो होता है वो O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। और जो एनारोबिक होता है, अनऑक्सीश्वसन होता है, वो O2 की अनुपस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति में होता है। यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होता है।
जो ऑक्सीशोषण है इसमें 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मुक्त होते हैं, जबकि जो अनॉक्सीशोषण है इसमें केवल 2 एटीपी मुक्त होते हैं। तो ये रहा ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण में अंतर। तो श्वसन अपनी 2 टाइप्स की होती है, एक है एरोबिक ऑक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक है एनारोबिक अनॉक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है जहां से 38 एटीपी मुक्त होती है। यह कोशिका के जीवद्रव्य में संपन्न होता है जहां से केवल 2 एटीपी यानी 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के, यहाँ 38 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स केवल एटीपी के मुक्त होते हैं। तो आइए, आपने देखा कि श्वसन है क्या और श्वसन कितने टाइप्स का होता है। तो 2 तरह के श्वसन की हम लोग चर्चा करेंगे, एक करेंगे एरोबिक और एक करेंगे एनारोबिक। तो विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया विधि। आपने अभी तक देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण हुआ ग्लूकोज का, और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी यानी 38 एटीपी प्राप्त हुए। अब विचार करो कि कोशिका के पास वह ऑक्सीजन आया कहां से। तो वह ऑक्सीजन हमारी वायुमंडल से हवा के माध्यम से जो श्वसन अंग हैं, नाक है, श्वसन नली है और फेफड़े तक आती है, और फेफड़े में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को घोल लिया जाता है और उसे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। तो आपने देखा कि इसमें 2 तरह की क्रिया हो रही है, एक तो वायुमंडल से ऑक्सीजन का कोशिका तक पहुंचना और दूसरी कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना। तो वायुमंडल से हवा का हमारी कोशिका तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन। जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरी, हमारी कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनना, जल बनना, एटीपी का निर्माण होना, ऐसा कोशिका के अंदर हो रही है। तो ऐसे श्वसन को हम लोग बोलते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन जिसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब हम श्वसन को 2 रूट में पढ़ेंगे। पहला, हवा का ऑक्सीजन का हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का हमारी कोशिका तक पहुंचना, जिसे हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन के अंतर्गत। दूसरी, आंतरिक श्वसन जिसे हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना और उसमें उपस्थित ऊर्जा का फास्फेट के रूप में बदलना और एटीपी के साथ फास्फेट को जुड़ करके एटीपी के बनाने तक की क्रिया हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन, और बाह्य श्वसन में देखते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न हो। अब हम समझने वाले हैं कि बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या क्रिया होती है। तो बाह्य श्वसन यानी जीव, हम मनुष्य की बात करें या जीवों की बात करें तो तमाम जीवों के लिए श्वसन अंग अलग अलग होता है। जैसे यदि हम मेढक की बात करें तो वह 2 तरह से श्वसन कर सकता है। वह अपने फेफड़े से भी श्वसन करता है और अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। ऐसे ही आपकी छिपकली हुई, मगरमच्छ हुआ,
ये दोनों तरह से श्वसन कर सकते हैं, यानी फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करते हैं। वहीं मछलियों की बात करें तो वह अपने गलफड़ों से श्वसन करती, गीले से श्वसन करती हैं। वहीं हम यदि कीड़े मकोड़े की बात करें तो वो अपनी ट्रेकिया से श्वसन करते हैं, और मनुष्य की बात करें तो उसका मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा। तो अब हम देखेंगे कि मनुष्य का हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी श्वसन पढ़ रहे हैं मनुष्य का। तो हम देखेंगे कि बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या क्या आता है। तो बाह्य श्वसन में हमें क्या क्या रखना है, यानी जो ऑक्सीजन यानी हवा है, हवा का श्वसन अंगों द्वारा कहां तक, फेफड़े तक पहुंचाना, और फेफड़े से ऑक्सीजन का रक्त या रुधिर के साथ कोशिका तक पहुंचना, और वहां कोशिका में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः रक्त के साथ फेफड़े तक आना और वायु में मुक्त होना, इतनी क्रियाएं होती हैं बाह्य श्वसन के अंतर्गत। यानी बाह्य श्वसन के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं कि हवा का वायु का श्वसन अंगों द्वारा फेफड़े तक, और फेफड़े से O2 रक्त के साथ कोशिका तक, और कोशिका के पास उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ फेफड़ों तक, और फेफड़े से वायु तक मुक्त होना या हवा में मुक्त होना, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या बाह्य श्वसन। यानी बाह्य श्वसन में कुछ पॉइंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग श्वासोच्छ्वास की बात करेंगे। आपसे श्वासोच्छ्वास पूछता कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो वायुमंडल से वायु का फेफड़े तक आना और फेफड़े से वायु का पुनः वायुमंडल में मुक्त होना ही श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग कहलाता है। क्या समझा आपने कि वायुमंडल से वायु का फेफड़े तक पहुंचना और फेफड़े से वायु का पुनः वायुमंडल में जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब जैसे ही वायु फेफड़े तक पहुंचेगी तो वहां पर वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय होगा। गैसों का विनिमय क्या, यानी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन रक्त में घुलेगा, ऑक्सीजन रक्त के साथ घुल जाएगा, और उसमें उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह फेफड़े में फिर से वापस आएगा और फेफड़े के माध्यम से फिर से वायु में मुक्त होगा। तो इस तरह से यानी दूसरी क्रिया होती है कि वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरह से गैस विनिमय होते हैं, यानी जो आंतरिक श्वसन हुआ होता है उससे द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा फेफड़े तक लाया जाता है, और वायु जो हम अंदर लेते हैं तो वहां उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आ जाता है और श्वसन अंगों के माध्यम से वायु में मुक्त कर दिया जाता है। तीसरी क्रिया क्या होगी, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन का तात्पर्य यह है कि रक्त में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना ही ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है। और कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप जब ग्लूकोज का दहन होता, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और वह पुनः रक्त में घुल करके पुनः फेफड़े तक आना और फेफड़े से क्या होना, श्वसन अंगों के माध्यम से वायु में मुक्त कर देना, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो यानी बाह्य श्वसन में आपका मुख्य रूप से क्या होती है, सबसे पहले ब्रीदिंग होती है, श्वासोच्छ्वास होती है, फिर वायु तथा दूध के बीच गैसों का विनिमय होता है, फिर ऑक्सीजन का परिवहन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आइए एक बार डायग्राम से आपको इसको समझाते। यानी एक्सटर्नल यानी बाह्य श्वसन में क्या हमें देखना है कि ये रही अपनी वायु,
और वायु श्वसन जो अंग हैं उनके माध्यम से कहाँ पहुंचेगी? फेफड़े तक। तो इतनी क्रिया, वायु का श्वसन अंग से फेफड़े तक पहुंचना और पुनः फेफड़े से, यानी ये इधर से जा रही है और पुनः फेफड़े से जो वायु का है वह श्वसन अंगों के माध्यम से पुनः वायु में मुक्त होना, इतनी क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास वृद्धि। अब क्रिया क्या होती है? फेफड़े में पहुंचने के बाद वायु, वहां पर गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय रक्त के साथ आए CO2 फेफड़े में वापस आता है और वायु में उपस्थित O2 रक्त के साथ क्या होता है? घुल जाता है, रक्त के साथ घुल जाता है। अब रक्त के साथ घुलने के बाद जो O2 है रक्त के द्वारा O2 कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और वहां पर जो है कोशिकाओं तक पहुंचाने के बाद वहां पर उपस्थित जो CO2 है पुनः रक्त के द्वारा फेफड़े तक ले आना ही क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो हमने बाह्य श्वसन समझ लिया। तो विद्यार्थियों, हम लोग लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है वो समझते हैं। कि मनुष्य जब नाक के द्वारा, निःश्वसन अंग नाक के द्वारा श्वास को अंदर लेता है तो ये जो आपके डायफ्राम, नीचे जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ और पसलियां ऊपर की तरफ खसक जाती हैं, जिससे ये चपटा हो जाता है, इसमें जगह ज्यादा हो जाती है और बाहर से आई हुई वायु इन छोटी छोटी कूपिकाओं में भर जाती है। अब जब हम हवा को बाहर निकालने की करते हैं, निःश्वसन क्या होती है? कि जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर खसकेगा और पसलियां नीचे की ओर आएंगी तो इसमें एक प्रेशर बनेगा, दाब बनेगा, जगह कम होगी जिससे वायु बाहर निकल जाती है। ऐसी क्रिया को हम लोग निःश्वसन कहते हैं। तो निःश्वसन और निःश्वसन में आप अंतर समझ गए होंगे। और ये अपने श्वसन अंग है और मुख्य श्वसन अंग है अपना ये फेफड़ा। ये फेफड़ा अपना मुख्य श्वसन अंग है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करने वाले हैं आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पायरेशन, या उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि बाह्य श्वसन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होती है। अब हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनल रेस्पायरेशन की। इसमें दो चीजें मुख्य पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस और एक पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र। ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है और क्रेब्स चक्र क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस क्या है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जैसे मतलब ग्लूकोज के अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे पदार्थ का कोशिका द्रव्य में पाइरूविक अम्ल पाइरूविक एसिड में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज जैसे पदार्थ का कोशिका द्रव्य में पाइरूविक अम्ल में बदलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्लूकोज
का जीवद्रव्य पायरुविक अम्ल में बदला जाता है और पायरुविक अम्ल में बदलने के बाद ही उस पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है या उसका ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी मुक्त होते हैं। दूसरी, क्रेब्स चक्र क्या है? यानी यदि O2 उपस्थित है तो O2 की उपस्थिति में यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी मुक्त होना क्रेब्स चक्र कहलाता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया, इसीलिए ये एरोबिक यानी ऑक्सी श्वसन हो गया, वायवीय श्वसन इसे बोलते हैं। और यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है वहां पर तो यह क्रिया जो होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली जो क्रिया होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सी श्वसन में 38 यानी एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी मुक्त होती है एक ग्लूकोज के अणु से, जबकि यहाँ पर केवल 2 एटीपी ही मुक्त हो पाती है। तो यहाँ पर हम ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन की भी हम लोग ने चर्चा कर लिया। तो ये अपना होता है आंतरिक या कोशिका श्वसन यानी इंटरनल या सेलुलर रेस्पाइरेशन। अब हम देखेंगे कि एटीपी किस तरह से हमें प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों क्रियाएं होती हैं और इनके फलस्वरूप हमारी एटीपी कैसे मुक्त होती है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखने वाले हैं कि एटीपी की उत्पत्ति यानी जनरेशन ऑफ एटीपी कैसे होती है, यानी 38 एटीपी यानी ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी कैसे प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जब होती है, यानी जब ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुविक अम्ल में बदल रहा होता है, उस दौरान 10 एटीपी हमें प्राप्त होती है। लेकिन इस 10 एटीपी में से 2 एटीपी खर्च हो जाती है, 2 एटीपी खर्च हो जाती है। तो कितनी एटीपी बची? केवल 8 एटीपी यहाँ बच गई। दूसरा, एसिटिल जो है एंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम ए, जब एसिटिल एंजाइम ए बन रहा होता है, यानी एसिटिल जब एंजाइम ए के रूप में रूपांतरित हो रहा होता है, तो वहां से हमें मिलती है कितनी? 6 एटीपी। और क्रेब्स चक्र के दौरान यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान 24 एटीपी मुक्त होते हैं। तो कुल ये 24 एटीपी हो गई और टोटल एटीपी गिनेंगे आप तो 24, 36, 8, 38 यानी 38 एटीपी इस तरह से जनरेट होती है। एक बार और समझ लें कि ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में जब पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया होती है, उस दौरान हमें 10 एटीपी तो प्राप्त होते हैं, लेकिन 2 एटीपी क्या होती है? खर्च हो जाती है। फिर हमारे पास बचता है 8 एटीपी। अब ये जो पायरुविक अम्ल है माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है, वहां पर जो है एसिटिल जो होता है वो एंजाइम ए बना रहा होता है। एसिटिल एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम बना रहा होता है, इस ए एंजाइम, और इस एंजाइम के बनते समय 6 एटीपी अणु हमें फिर मिल जाते हैं। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ग्लूकोज जो पायरुविक अम्ल में बदल चुका है, उसका अब ऑक्सीकरण होता है। उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें 24 एटीपी प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से 8 एटीपी, 6 एटीपी, 24 एटीपी, कुल 38 एटीपी की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से हमें 38 एटीपी एडिनोसिन 38 अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्राप्त होते हैं। तो आइए कुछ और तथ्य हैं जो श्वसन से संबंधित, उनको भी इसी साथ देख लेते हैं।
तो विद्यार्थियों आइए इसी साथ कुछ मेन फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछी जाती है। तो फिर देखते हैं कि इसके मुख्य फैक्ट्स क्या हैं, मुख्य तथ्य क्या हैं। सबसे पहले श्वसन दर की बात करेंगे तो यदि सामान्य अवस्था में मनुष्य है और एक स्वस्थ मनुष्य है तो वह 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। ये एक एवरेज है, 12 से 15 बार। अब श्वसन दर की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, इस बीच में किसी भी यानी 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच में रहते हैं, तो वहाँ O2 की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर में थकावट, शिथिलता, सिर दर्द, उल्टी आने जैसी क्रिया आने लगती है। यदि आप वहीं 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर रुधिर में उपस्थित जो CO2 होता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है, जिससे रक्त का pH मान क्या होता है, बढ़ जाता है और हम जोर जोर से हाँफने लगते हैं या हमें बहुत तेज श्वास लेना पड़ता है। यदि आप 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ O2 इतनी कम हो जाता है कि आप बेहोश हो जाओगे, आपको मूर्छा आ जाएगी। और यदि आप 11000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पर कृत्रिम ऑक्सीजन, कृत्रिम O2 की उपयोग करना पड़ता है। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट्स है जो आपको जान लेना जरूरी था, यहाँ से भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम लोगों ने अपनी ये रेस्पिरेशन यानी श्वसन वाला जो चैप्टर था वो भी खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रुधिर, ब्लड, साथ में वेन्स जो सिराएं और धमनियाँ होती जिनमें रक्त दौड़ता है, और हृदय। इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपको यह वीडियो लाभान्वित लग रही हो तो निश्चित तौर से मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।